अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो जनाब, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं वो शाहकार जिसका आपको इंतज़ार था, यानी हम आपके फेवरेट नावल तुमसे क्या कहें जाना की सेकंड लास्ट एपिसोड के साथ हाजिर हैं, जिसको आपके लिए तहरीर किया है अनायास हैं। तो फिर इंतज़ार नहीं करवाते, आपको ले चलते हैं आखिरी किस्त के पार्ट 1 की तरफ। अरे कैसी हैं आप, प्लीज़ आएँ। अभी आप ऑफिस के दरवाजे से अंदर आते देखकर वो ताज़ीमन खड़ा हुआ, हाथ के इशारे से उसे अपने सामने मौजूद टेबल की दूसरी जानिब रखी कुर्सियों पर बैठने का इशारा करते उसके बैठने के बाद वो खुद भी अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर बैठ गया। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं। अपना बैग दूसरी कुर्सी पर रखते वो चेहरे पर मुस्कुराहट लिए फ़ाहम को देखने लगी। किस कदर बेवकूफ़ थी किरत, ऐसे अच्छी सूरत और सीरत वाले शौहर की कदर नहीं कर रही थी। मैं भी ठीक, कॉफ़ी लेंगी या चाय। वो आधा बेमेज़बानी निभा रहा था। इतनी इज्जत वो किस लिए उसे दे रहा था, इसीलिए कि वो किरत की दोस्त थी, वरना तो वो एक दूसरे के लिए अजनबी ही थे। कॉफ़ी, वो सहूलियत से बताकर खामोशी से उसके ऑफिस का जायज़ा लेने लगी, जो सादा मगर पुरतइश था। अपने मालिक के ज़ौक़ की खूब अक्कासी कर रहा था। उसका जवाब सुनते उसने इंटरकॉम पर 2 कॉफ़ी के साथ सैंडविचेस का ऑर्डर दिया। गाड़ी ख़रीदने का इरादा है। वो यही समझा कि वो उसके शोरूम में गाड़ी ख़रीदने की नीयत से आई है। ना करें फ़ाहम भाई, अभी तो चलानी सीखी है, आइदून तो पीछे लगे हुए हैं कि मुझे नई दिला दें, लेकिन अभी मैं तजर्बे करने वाली फ़ेज़ में हूँ। उनको तो टेंशन नहीं होगी, लेकिन इधर उधर मारकर मुझे शदीद टेंशन होनी है। इसके सवाल पर वो बेतकल्लुफ़ी से हंसते हुए बताने लगी। फ़ाहम भी उसकी बातों पर खुलकर मुस्कराया। चलें, कोई बात नहीं, आपके मियाँ को जब परवाह नहीं तो आप भी चिल करें। बताएं कौन सी चाहिए। वैसे मैं सेकेंड हैंड कार्स भी सेल करता हूँ, मगर अच्छी कंडीशन में हो तब। तो अगर आपको उनमें से कोई हाथ साफ़ करने के लिए चाहिए तो ज़रूर बताइएगा। वो उसे अपनी तरफ से मशवरा देने लगा। ज़रूर, क्योंकि ये गाड़ी तो काफ़ी अरसे से घर में ऐसे ही पड़ी थी जो मेरे इस्तेमाल में है। आइदून तो उसे किसी को देने के चक्करों में थे। मैं नहीं मना किया कि मैं इसी पर हाथ साफ़ कर देती हूँ, लेकिन काफ़ी इशू करती है। आइदून से कहूँगी कि यहाँ चक्कर लगाकर यूज़ कार्स में से चेक कर लें, क्योंकि मुझे तो ज़रा भी आइडिया नहीं उनके मेक और बाकी सब बातों का। वो पहली बार यूँ उससे मिल रही थी, मगर फ़ाहम को लग रहा था वो कब से एक दूसरे को जानते हों। जी ज़रूर। उसे हैरत थी कि किरत की दोस्त से किस कदर मैच्योर हैं। ज़ेबीन को तो वो जानता ही था और इससे मिलना मिलाना रहता था दानिल की वजह से, लेकिन अबिया से वो यूँ पहली बार मिल रहा था। मेरी दोस्त को क्यों तंग करके रखा हुआ है आपने। अब वो असल मकसद की जानिब आई। उसकी बात सुनकर फ़ाहम के मुस्कुराते लब सिकुड़े और फिर उन्हें बाहम पेवस करके वो जैसे ख़ुद को कुछ कहने से रोक गया। इसी असना में ऑफिस बॉय कॉफ़ी के साथ लवाजमात लिए अंदर आया। वो दोनों उसकी मौजूदगी में खामोश ही रहे। आप कॉफ़ी लें। संजीदगी से नज़रें नीचे किए वो उससे मुखातिब हुआ। देखें, अगर आप मुझे मना भी करें कि हमारे पर्सनल्स में मत घुसो, तो फिर भी मैं आप दोनों को समझाऊंगी। अब तक तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किरत, मैं और ज़ेबीन सिर्फ दोस्तें ही नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए बहनों से बढ़कर हैं। वो कहते हैं ना, सिस्टर्स फ्रॉम अनदर मदर, तो हम तीनों का हिसाब भी कुछ ऐसा ही है। मैं मानती हूँ वो बेवकूफ़ है, और यही बेवकूफ़ी वो आपके साथ भी कर गई है। वो अपना काम शुरू कर चुकी थी। कभी कभी ना चाहते हुए भी कुछ अपनों की ज़िंदगी की खातिर आपको ढीठ बनकर उनके मामलात में टांग उड़ानी ही पड़ती है, उनकी बेहतरी के लिए, जो वो लोग अपनी अपनी अनाओं की जंग में गुम होकर नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। अबिया हमेशा से लिए दिए वाली लड़की थी, मगर इस वक्त बात उसकी जान से प्यारी दोस्त की थी, और उसके लिए वो फ़ाहम की तल्ख बातें और रूढ़ रवैया तक बर्दाश्त करने के लिए खुद को तैयार करके आई थी। सिस्टर, बेवकूफ़ी और शक में बहुत फ़र्क होता है। मैं अब तक उसकी बेवकूफ़ियों को नज़रअंदाज करता रहा हूँ। मैं जानता हूँ वो इमेच्योर है और मैंने कभी इसका एहसास उसे नहीं होने दिया, बल्कि उसके बचपन ने समेत उसे कबूल किया, क्योंकि मुझे उसे बदलना नहीं था। वो बाकी की ज़िंदगी भी बेवकूफ़ियाँ करेगी तो मुझे 100 बार कबूल है, मगर इस बार उसने मेरे एतमाद को ठेस पहुँचाई है। उसने मुझ पर एतबार करने की बजाय एक इंतहाई गैर अहम इंसान पर एतबार किया है, जिसकी हैसियत मेरे नज़दीक बस एक अच्छी फैमिली फ्रेंड से ज़्यादा की नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं उनकी मदद करने के चक्कर में किरत को इग्नोर कर गया, लेकिन मैं उसे बता चुका था कि उनका कोई भाई नहीं है, उन्हें एक मर्द की ज़रूरत है। उनके रिश्तेदार इस हालत में उन्हें नहीं पूछ रहे, मगर मुझे अंदाज़ा नहीं था कि रबिया इस सब का गलत मतलब ले लेगी।
जैसे ही मुझे अपनी गलती का अंदाज़ा हुआ, मैं उससे फासे पर हो गया। मगर किरत से मुझे सिर्फ इतनी शिकायत है कि अगर उसे कोई इशू लगा था तो वो मुझसे डिस्कस करती। कुछ भी और कहे बगैर वो तो शायद दिमाग में ये सोचे बैठी है कि मैं रबिया से दूसरी शादी कर रहा हूँ। कैन यू इमेजिन? अबिया को अपना गम वसार समझकर वो उसे वो सब बताने लगा जो वो महसूस कर रहा था। मैंने उसे समझाया है, हर तरह के एस्पेक्ट्स उसके सामने रखे हैं। बस गलती ये हुई कि वो हम में से किसी से पहले शेयर कर देती तो नौबत यहाँ तक ना आती। खैर, मैं अच्छी क्लास लेकर आई हूँ उसकी, और आपसे बात करने का मकसद भी यही था कि आपकी सुन सकूँ तो अंदाज़ा हो हालात बेहतरी की जानिब आ सकते हैं या नहीं। अबिया की बातों पर बस एक खामोश नज़र उस पर डालकर वो कॉफ़ी की सिप लेने लगा। देखें, जिस सर्कल में हम हैं, मेरी बहुत सी लड़कियों के साथ दोस्ती थी और है भी, मगर दोस्त और बीवी में फ़र्क होता है और इस फ़र्क को मैंने कभी मिटने नहीं दिया। मैं सबको एक हद में रखता हूँ। किरत को ये बात समझनी चाहिए। अगर हम एक दूसरे को स्पेस ना दें तो दो लोगों का ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम लोगों से कट कर तो नहीं रह सकते। उसके भी मेल क्लाइंट्स हैं, कभी वो मजाक में भी उससे कोई बात कर लेते हैं, तो क्या इसका मतलब है कि मैं अपनी बीवी पर शक कर दूँ कि वो और उसका क्लाइंट? व्हाट नॉनसेंस। नहायत धीमे अंदाज में वो अपना मौक़िफ़ बयान कर रहा था और यही सब वो किरत को समझा कर आई थी। बेशक मैं एक ब्रोकन फैमिली से हूँ, मगर मुझे लगता है ब्रोकन फैमिली के बच्चे जब बड़े होकर इस रिलेशनशिप में आते हैं तो वो अपने पार्टनर की ज़्यादा कदर करते हैं, उसे हर तरह का कंफर्ट देते हैं, अपनी पूरी कोशिश करते हैं रिश्तों को बचाने की, क्योंकि वो पहले से हर तल्ख पहलू देख चुके होते हैं। बेशक उसे राबी ने मेरे लिए पसंद किया था, मगर वो मुझे अपनी हर आदत के साथ पसंद है, सिवाय बेएतबारी वाली बात के। मैं उसे भले मोहब्बत करता हूँ, मगर मैं अपने किरदार पर शक बर्दाश्त नहीं कर सकता, और तब जब मैंने कभी ऐसी कोई बात न की हो। मेरी ज़ात से नत्थी होने वाले झूठ पर मैं वजाहतें क्यों दूँ? क्या हमारा रिश्ता इतना ही नाजुक है कि किसी के कहने से हम उसे मिनटों में तोड़ दें? उसे इस बात को सोच कर दोबारा मेरी ज़िंदगी में आना होगा कि वो मुझ पर एतबार करेगी। अगर एतबार नहीं तो फिर इस रिश्ते की भी कोई हकीकत नहीं। मोहब्बत हो जाती है, एतबार हर किसी पर नहीं होता। वो साफ साफ अंदाज में हर बात क्लियर कर रहा था। थैंक यू फ़ाहम भाई, आपने मुझे अपना समझकर अपने दिल की बात की। वो वाकई उसकी शुक्रगुजार थी, वरना तो वो सोच कर आई थी कि उसे फ़ाहम के साथ ये सब कहने के लिए बहुत बहस करनी पड़ेगी। लेकिन वो वाकई समझदार था, जान गया था कि वो उन दोनों के साथ सिंसियर है, और ऐसे सिंसियर लोगों की वो हमेशा कदर करता था। मैंने राबी को भी इससे बात करने से मना किया था, क्योंकि वो यही समझेगी कि वो मेरी बहन है, लिहाजा वो मेरी साइड ले रही है। मुझे खुशी हुई कि आपने हम दोनों को अपना समझकर इस मामले को सुलझाने की कोशिश की, वरना किसी भी न्यूट्रल बंदे के बगैर किरत इन सब बातों को कभी ना सोचती। सो थैंक यू सिस्टर। किस कदर एहतराम था उसके अंदाज में। अगर अब वो आपको कांटेक्ट करे तो आप उसे चांस देंगे? ये बात पूछना इस लम्हे सबसे अहम थी। आप उसे प्रेशराइज मत करें, उसे कहें पहले चंद दिन अच्छे से सोचे कि उसने इस रिलेशन को कैसे लेकर चलना है, क्योंकि मैं बार बार अपने किरदार पर सवाल या निशान बर्दाश्त नहीं करूँगा। अगर ये पहली और आखिरी बार है तो वो 100 बार वापस आए, लेकिन अगर वो अभी सिर्फ जज्बाती होकर एक्सक्यूज़ करके वापस आना चाहती है तो फिर मैं यही कहूँगा कि मैं उसे कोई चांस नहीं दूँगा। अब इस रिश्ते को आगे लेकर चलना उसके हाथ में है। वो अच्छी तरह सोच ले किस कर्ब से वो गुजरा होगा कि वो इतना बड़ा फैसला कर रहा था। अबिया ने सर हिलाया। अब उसे सोचना था कि वो कैसे इस सब के लिए किरत को तैयार करे। वो शदीद बेचैन थी। जब से अबिया उसके पास से होकर गई थी वो शदीद मुस्तरब थी। माँ और बहनों को मालूम होने का अलग डर था। अनीला को ज़रा सी भनक भी पड़ जाती तो उन्होंने ना सिर्फ जूतियों से उसकी तबीयत साफ़ करनी थी, बल्कि उनसे बैद नहीं था कि इसी लम्हे उसे हाथ से पकड़ कर फ़ाहम के सामने ले जाती और तब तक वहाँ से ना उठती जब तक उससे माफ़ी ना मंगवा लेती। इसी परेशानी में कुछ समझ नहीं आया तो उसने रुबाब का नंबर मिलाया। बच्चों कैसी हैं? रोई रोई सी आवाज़ रुबाब को तकलीफ़ से दो चार कर गई। कितनी अजीज़ थी वो उसे, काश उसे अंदाज़ा होता। क्या करती फिर रही हो किरत? मुझसे तो बात करती। बगैर कुछ और कहे वो दुख से बोली, मुझे माफ़ कर दें। वो समझ गई थी कि रुबाब उनके बारे में जान गई है। मुझसे माफ़ी मांगकर क्या होगा? मेरा तो जो दिल दुखा है सो दुखा है। असल दिल तुमने अपने शौहर का दुखाया है, उससे माफ़ी मांगो पहले।
उसकी बात पर वो और नादम हुई। क्या कहती, ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अच्छा अब ये रोना बंद करो, दिल कर रहा है 2 लगवाऊँ। इसलिए नहीं कह रही कि फ़ाहम की बहन हूँ, इसलिए कह रही हूँ कि फ़ाहम से भी ज़्यादा प्यारी हो तुम मुझे। तुम बेवकूफ़ों के चक्कर में मेरी हालत ख़राब हो जाएगी, आगे ही ठीक नहीं हूँ। उसकी बात पर वो यकदम चौंकी। क्या हुआ है आपको? सब भूल भाल उसकी फ़िक्र में वो परेशान हुई। मैंने उस दिन यही बताने के लिए आना था, मगर तुम दोनों बागर बिल्ले लड़कर बैठे हुए हो। मज़ीद नाराज़ लहजे में बोली। बताएं ना क्या हुआ है, परेशान करिए आप। फ़ाहम के हवाले के बगैर भी उसे रुबाब इतनी ही अजीज़ थी। हाँ, परेशान करने का ठेका सिर्फ तुम लोगों ने ही ले रखा है, मैं परेशान ना करूँ? मामी बनने वाली हो तुम। खफा से लहजे में उसे झाड़ते असल में असल बात बताई। मामी? किरत मैडम को कहाँ ऐसी बात जल्दी समझ में आनी थी। उफ़ किरत, आई एम एक्सपेक्टिंग। शर्म भूल भाल रुबाब को उसे वजाहत देने पड़ी। ओह माय गॉड, बच्चों बहुत बहुत मुबारक हो। बात समझ आते ही वो खुशी से निहाल हो गई। दिल कर रहा है उठकर आपके पास आ जाऊं, खुशी से कहते आखिर में वो उदासी हुई। अगर अभी वो दोनों इकट्ठे होते तो किसी और ही तरह इस खुशी को सेलिब्रेट करते। सब भूलकर उसके पास चली जाओ। मेरा भाई बहुत बड़े दिल वाला है, वो तुम्हें माफ़ कर देगा। वो उसे तसल्ली देने वाले लहजे में बोली। इस बार मेरी गलती बहुत बड़ी है, इतनी आसानी से माफ़ नहीं करेंगे, वो यासियत भरे लहजे में बोली। यकदम से वो सितमगर बहुत शिद्दत से याद आया। उसकी शरारतें, उसका लम्स। फ़ोन बंद करके वो हाथों में चेहरा छुपाए फूट फूट कर रो दी। मैडम बिज़ी। थोड़ी देर पहले ही वो ज़ूफ़शां के सभी कपड़े प्रेस करवा कर उन्हें उसके सूटकेसेस में रखवा कर आई थी। आयदून रात के खाने के बाद से कमरे में अपना काम लेकर बैठा था। वो कपड़े चेंज करके आई। वो भी लैपटॉप साइड टेबल पर रखकर पूरी तरह उसकी जानिब मुतवज्जा था, जो बेड के दूसरी जानिब बैठकर हाथ और पाँव पर लोशन लगा रही थी। जी, मुझसे भी ज़्यादा बिजी मैन। उसके शरारती अंदाज में बुलाने पर वो भी उसी के अंदाज में बोली। यार आप दूसरों के हुस्न संवारती हैं, कभी मियाँ का तो ख्याल नहीं आया कि उसे भी कोई स्किन लोशन या फेशियल दे दूँ? उसके शिकवे पर वो मुंह खोलकर आंखें फैलाए उसको देखने लगी। इतने सारे मेंस सैलून हैं, आप वहाँ जाकर फेशियल करवा लें। मज़े से उसे मशवरे से नवाजा। पता है मेरे फ्रेंड्स क्या कहते हैं कि यार तेरी तो मौजें हैं, जब चाहे फेशियल ले लिया, बॉडी मसाज ले लिया, कोई टेंशन नहीं। अब मैं उन्हें क्या बताऊं कि मैडम ने आज तक कभी एक क्रीम तक का मसाज किया नहीं, बॉडी मसाज तो बड़ी दूर की बात है। उसकी बात पर अबिया के चेहरे पर सुर्खी दर आई। इतनी गंदी बातें करते हैं आप, बॉडी मसाज? उसके शर्माने की वजह उसे अब समझ आई। तो यार इसमें क्या गंदी बात है, क्या आपके सैलून में बॉडी मसाज नहीं देते? वो सीधा होकर अब की बार उसके सामने बैठता बात पर जोर देकर बोला। हाँ तो लड़कियों को देते हैं, लड़कों को थोड़ी। उफ़ आयदून, वो उससे नज़रें चुराते बोली, जो उसके सामने उसे अपनी गहरी नज़रों के फोकस में लिए बैठा था। यार शौहर को मसाज देने में क्या शर्माने की बात है? अब वो जानबूझकर बात को तूल दे रहा था। अच्छा फजूल बातें मत करें, फेशियल कर देती हूँ, कब करवाना है? वो उसे टालने वाले अंदाज में बोली। चलें कोई तो फ्री सर्विस दें, अभी कर दें? वो तो जैसे तैयार बैठा था। ठीक है, मगर मैं बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में दूंगी, आपने तंग किया तो वहीं ख़त्म कर दूंगी। उसके शराफत से कहने पर उसे बेहद छुपा था। कुछ नहीं करूँगा यार, मैं तो आंखें बंद करके बैठा हूँगा, इसमें भला मैं क्या कर सकता हूँ? उसकी बात पर उसने शक भरी नज़रों से उसे देखा। चेयर ना आए फिर कोई, मैं कैसे करूँगी? वो अपनी जगह से उठते हुए बोली। चेयर की क्या ज़रूरत है, आप यहाँ बेड पर बैठ जाएं, मैं नीचे बैठ जाता हूँ। वो उसे मज़े से हल बताने लगा। ओके। वो उठकर ड्रेसिंग रूम की जाने बढ़ी, जहाँ उसने कुछ प्रोडक्ट्स रखी हुई थी। अक्सर मरियम और ज़ूफ़शां का फेशियल वो घर पर ही कर देती थी। सभी चीज़ें एक ट्रे में रख कर वो बाहर आई, बेड पर बैठी और वो मज़े से नीचे बैठकर अपना सर उसकी गोद में रख गया। बड़े प्रोफेशनल अंदाज में उसने मसाज शुरू किया, मगर जैसे ही हाथ उसकी थोड़ी और होठों के पास लाई, उसने शरारत से उसकी उंगलियों को चूमा। ये ऐसे करवाते हैं फेशियल? उसकी हरकत पर वो सीख हुई। क्या यार, इतनी शराफत से करवा रहा हूँ, वो मासूम बनकर बोला। अब अगर आपने ऐसे किया, सच में मैं नहीं करूँगी। उसकी इन शरारतों पर वो घबराहट में मुब्तला हो जाती थी। ओके ओके, शराफत से कहकर फिर उसने वही किया। हटे, मैं नहीं करी। आखिर उसके सब्र का पैमाना ख़त्म हो गया। उसका सर अपनी गोद से हटाने लगी। अच्छा अच्छा, अब नहीं करता। वो ज़बरदस्ती उसकी टांगों पर हाथ रखकर उसे उठने से रोक गया, और फिर उसके बाद उसने वाकई शराफत से सारा फेशियल लिया। फ़र्क तो कोई ख़ास नहीं पड़ा। शीशे के सामने खड़े होकर अपने चेहरे को हर जाविये से देखते जानबूझकर उसे छेड़ा।
ये फेशियल मैं 5000 का देती हूँ जो आपको मुफ्त में दिया है। उसके चिढ़ाने पर वो चिढ़ चुकी थी। उल्लू बनाती हैं लोगों को। वो बाज नहीं आ रहा था। आइंदा नहीं करूँगी। वो चीज़ें समेट कर गुस्से से बल खाकर ड्रेसिंग रूम की जाने बढ़ी, जबकि उसके चेहरे पर गुस्सा देखकर वो मुस्कुराए बगैर नहीं रह सका। न जाने क्यों उसे गुस्सा दिलाने में उसे बेहद मज़ा आता था। और वैसे भी फेशियल और स्किन पॉलिश का रिज़ल्ट 2 दिन बाद ही पता चलता है। 2 दिन बाद जब लश्कारे मारेंगे ना, तब पता चलेगा। वापस आकर उसके बराबर बेड पर बैठते वो उसे जताकर बोली, चलें, इतनी मेहनत की है, अब इसका इनाम तो मिलना चाहिए ना। एकदम उसकी आंखों के रंग और लहजा बदला। जी नहीं, मुझे इनाम नहीं लेना। उसके बदले अंदाज पर दिल ने भी लय बदली। वो साफ दामन बचाते हुए तेज़ी से बोलती अपनी जगह पर जल्दी से लेट गई। ऐसे कैसे? मेरी जान ने इतनी मेहनत और मोहब्बत से मेरा मुंह संवारा है, कुछ तो इनाम देना बनता है। उसे अपनी जानिब खींच कर वो उसे शर्मीली हंसी हंसने पर मजबूर कर गया। अब से 4-5 बार तो ज़रूर लूँगा ताकि फिर आपको इनाम दे सकूँ। उसके चेहरे पर झुकते वो उसे नर्वस कर गया। इतनी दफ़ा नहीं लेते, ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह में बस 1 बार। उसकी प्लानिंग पर उसकी आंखें खुल गईं। उसकी बातों पर हंसते हुए बोली, यार ये ना करें। वो मायूस हुआ तो वो खिलखिलाई। अब की बार वो उसे चिढ़ाने लगी। थैंक्स। उसे मुस्कुराते देखकर वो उसे गहरी नज़रों से देखकर बोला, किस बात का? वो चंबे से बोली, मेरी ज़िंदगी को इतना खूबसूरत बनाने के लिए। उसे बाजू के घेरे में लेते वो जैसे उससे सुकून बख्श गया। अबिया ने आसूदगी से उसके सीने पर सरकते आंखें मूंद लीं। तुम मुझे सच सच बताओगी या मैं रुबाब को फ़ोन करूं? वो इस वक्त अनीला के साथ बैठी थी जब उन्होंने यकदम कहीं और की बातें करते तोपों का रुख उसकी जाने मोड़ा। क्या सच सच? वो एकदम हैरान हुई। तुम अब तक यहाँ क्यों बैठी हो? क्या करने आई हो? वो भी उसकी माँ थी। कुछ नहीं करके आई, बस ऐसे ही फ़ाहम को कह दिया था कि आप कभी मुझे अम्मा के घर जाने नहीं देते रहने के लिए। बस उन्हें गुस्सा आ गया। कहने लगे, जाओ, जितने दिन रहना है रह आओ। वो काफ़ी दिनों से यही सभी बातें सोच चुकी थी ताकि अनीला को तसल्ली दे। या अल्लाह, किरत मैं क्या करूं तुम्हारा? इतने साल हमारे साथ रहकर सुकून नहीं आया तुम्हें? ऐसा क्या मसला है कि तुम्हें हमारे साथ रहने का शौक़ है? ये कोई बात है झगड़ने की? वो सर पीट कर रह गई। वो भी कोई इतने अच्छे नहीं हैं। आउट ऑफ सिटी जाना था, इसीलिए मुझ पर एहसान करके भेजा है, वरना वो कभी भेजते मुझे। उसकी बात पर उन्होंने मशकूक नज़रों से उसे देखा। यकीन नहीं तो अभी कॉल करने। मेरी बात पर तो वैसे भी आप यकीन नहीं करती। करें कॉल? वो फ़ोन उनकी जाने बढ़ाते हुए बोली। नहीं, अब पागल हूँ उसे फ़ोन करके पूछूं? कहेगा 2 दिन नहीं रख सकती बेटी को। वो फ़ौरन हाथ उठाते बोली। ये आइडिया भी अबिया का था कि आंटी पूछें तो इस तरह बात करना। वो कभी भी कॉल करके तस्दीक नहीं करवाएंगी। किरत ने उनके अंदाज़ पर मुस्कुराहट रोकते दिल ही दिल में अबिया के आइडिया को दाद दी। अबिया चंद दिन पहले ही उसे अपनी और फ़ाहम के दरमियान उस दिन होने वाली गुफ्तगू का एक एक लफ्ज़ बता चुकी थी, मगर उसे समझ नहीं आ रही थी कि कैसे वो उससे माफ़ी मांगे, कैसे उसे कहे कि वो अब उस पर बेएतबारी वाली हरकत कभी नहीं करेगी। जी दोस्तों, कैसा लगा आपको ये लास्ट एपिसोड का पार्ट 1, और आपको क्या लगता है कि किरत किस तरह फ़ाहम की बदगुमानी को दूर करेंगी? हमें अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इंतज़ार कीजिएगा लास्ट एपिसोड का, जो बहुत जल्द हम आपके लिए लेकर आएंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।